नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ द बजट। तो जो बजट हमारा आया है 2024-25 का, ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 113 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी प्रेजेंटेड इन दी लोकसभा। ठीक है, तो ये जो बात है बिल्कुल सही है कि सबसे पहले बात करते हैं कि बजट कहाँ दिया गया है। आर्टिकल 112 में बजट की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 112 में बजट की हमने बात की गई है और वहाँ पर बजट का नई शब्द नहीं लिखा है, हमें लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आर्टिकल 110 में मनी बिल की बात किया गया है और आर्टिकल 114 में हमने किसकी बात की गई है, आर्टिकल 114 में हमने अप्रोप्रिएशन बिल की बात की गई है। ठीक है, यानी कि अप्रोप्रिएशन जो बिल है उसके पास करने की बात की गई है। ये बिल्कुल सही है। तो आर्टिकल 113 में हमने बात किया गया है कि विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, यानी कि प्रेसिडेंट की हमें अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज दी इंडियाज़ फर्स्ट बजट आफ्टर द इंडिपेंडेंस वॉज प्रेजेंटेड बाई दी आर.के. षणमुखन चेट्टी। ठीक है ना, ऑन दी नवंबर 26 ऑफ 1947। ये भी सही है कि जो फर्स्ट बजट है वो आर.के. चेट्टी जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट, अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स गॉट द राइट टू डिस्कस द बजट एंड वोट ऑन इट। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। क्लियर? सो हमारा सही आंसर हो गया, क्या हमारा सही आंसर हो गया 1 और 2, यानी कि हमारा इस एक्ट के थ्रू नहीं मिला होता बेसिकली। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, the next question is which of the following set of the bills is presented to the parliament along with the budget। तो बजट के द्वारा कौन सा बिल प्रेजेंट किया जाता है, मैंने भी बताया कि आपको पता होना चाहिए बजट के द्वारा बजट के साथ साथ फाइनेंशियल बिल और अप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंट किया जाता है। फाइनेंशियल बिल क्या होता है, ये फाइनेंशियल बिल बात करता है कि कौन एक्ट के बारे में बात करता है कि कौन कौन से हम टैक्स लगाना है, हमें कौन कौन से टैक्स हटाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है फाइनेंशियल बिल। जब फाइनेंशियल बिल हो जाएगा देन उसके बाद हम बात पेश करेंगे क्या, अप्रोप्रिएशन बिल, जो बात करेगा कितना पैसा निकालना है नहीं निकालना है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और अप्रोप्रिएशन बिल हमारा कहाँ पे था, अप्रोप्रिएशन बिल हमारा था यार आर्टिकल 114 में, जिसके बारे में मैंने बात किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिल कंसिडरिंग द बजट। अप्रोप्रिएशन बिल इज कंसर्न विद द विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो आपको पैसे निकालने के लिए काम आता है, पर फाइनेंस बिल क्या है, वो डिपॉजिट करने के लिए काम आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसे डिपॉजिट करना है तो उसके लिए फाइनेंस बिल चाहिए, पर निकालना है तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल चाहिए। अगर कोई लॉ बनाना है, टैक्स इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, वो सारा क्या है, वो फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत आएगा। बट हाँ, जीएसटी काउंसिल हमारे पास है, तो अब जीएसटी में चेंज करना है तो उसके लिए फिर प्रॉपर जो अमेंडमेंट है, यानी कि वो सारी चीज़ें होंगी, यानी कि जो जीएसटी काउंसिल वो बैठेगी, उसके बाद चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट बजट ऑफ द इंडिया वॉज प्रेजेंटेड ऑन दी 7th of April 1860 व्हेन इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई, अभी हमने बात किया। ठीक है, तो किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट बजट को, तो इनको इंट्रोड्यूस किया था जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने, वो इंडिपेंडेंट इंडिया का था। ये जो ऊपर क्वेश्चन आया था ना, ऊपर क्वेश्चन आया था वॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है ना, ये क्या था, फर्स्ट बजट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो थे आर.के. चैटर्जी सर। ठीक है, तो ये फाइनेंस अप्रोप्रिएशन बिल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइनेंस बिल ये हो गया हमारा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो ये क्या हो गया, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन क्या है, 1860 में पहला हमारा जो बजट का उसको पेश किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन बजट ऑफ द इंडिया इज नोन एज द ब्लैक बजट। किसको ब्लैक बजट कहते हैं, तो अगर बात किया जाए ब्लैक बजट किसको कहते हैं, तो 73 और 74 का जो बजट आया था यूनियन, उसको ब्लैक बजट कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट था वो कितना था, 500 CR। फिजिकल डेफिसिट कितना था, फिजिकल डेफिसिट 550 CR, नॉट 500 CR, 550 CR था इंडिया का डेफिसिट, इसलिए उसको हम लोग ब्लैक बजट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ, देखो कंटिजेंसी क्या होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया या एक्सीजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आपातकाल के समय में अगर आपको पैसा निकालना तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात करें कि पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा सही है। जो फंड है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास होता है या फाइनेंस मिनिस्टर के पास होता है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसको निकालने के लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल लगती है। द पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज दिस फंड। नहीं, पार्लियामेंट की नहीं, प्रेसिडेंट की अप्रूवल लगती है इसको निकालने के लिए। पार्लियामेंट की अप्रूवल क्यों लगेगी, लोकसभा अगर सपोज देयर इज इमरजेंसी गोइंग ऑन और उस इमरजेंसी में आप क्या पार्लियामेंट बैठाओगे, ऐसा नहीं करोगे आप। हेंस दिस इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट इज द प्रोविजन फॉर दिस फंड इज मेड अंडर द आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 267 में 1 में इसके बारे में बात किया गया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात किया है। हेंस स्टेटमेंट 1 and 3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट ऑप्शन। बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 24-25 देयर वाज अ टॉक ऑफ द फोकसिंग ऑन द 4 मेजर कास्ट।
किस पे फोर मेजर सेक्टर पे फोकस करना है। अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ, वीमेन पे बात की है, फार्मर पे बात की, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई बात नहीं की, तो ये राइट आंसर। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई क्यों ही बात करेगा। ठीक है, तो 4 मेजर सेक्टर हैं, जैसे गरीब के बारे में बात किया गया है, और महिला के बारे में, युवा के बारे में, और फार्मर्स के बारे में, यूथ के बारे में कोई बात नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड द स्किल अंडर द थीम ऑफ द प्रायोरिटी फॉर द विकसित भारत। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अनाउंस्ड, किस चीज़ को अनाउंस किया गया है अंडर द थीम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड द स्किल अंडर द थीम ऑफ द विकसित भारत के अंतर्गत। लिखा हुआ है कि ये 1 मंथ वेज मिलेगी ऑल द फॉर्मल सेक्टर्स, 3 इंस्टॉलमेंट में 15,000, बिल्कुल सही है, 3 इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपये मिलेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट दैट गवर्नमेंट विल रीइंबर्स द EPFO कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ अप टू 3,000 पर मंथ फॉर द 2 ईयर फॉर ऑल द न्यू हायर्स, ये भी सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंसेंटिव टू बोथ द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर for the EPFO contributes the link to the first time payment in the specific states for the 4 years, so all the options are correct। जो सारे स्टेटमेंट्स हैं वो सारे स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्या क्या है, एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स के लिए क्या क्या देंगे, हम फोकस करेंगे किसमें, वुमेन्स और स्टूडेंट्स पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मॉडल स्किल लोन स्कीम पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, 7.5 लाख लोन की गारंटी दिया जाएगा। ठीक है ना, टू दी 25,000 स्टूडेंट्स दिया जाएगा। ठीक है ना, एंड ई वाउचर दिया जाएगा अप टू 10 लाख। ठीक है, ई वाउचर अप टू 10 लाख, और उसके बाद जो भी 1 लाख का जो भी आपका लोन मिलेगा, मतलब जो भी आपका लोन मिलेगा डायरेक्टली 1 लाख का मिल जाएगा, बाकी 10 लाख का मिलेगा, वो 3% अमाउंट पे मिलेगा, 3% लोन इंटरेस्ट पे मिलेगा। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण प्रेजेंटेड जनरल बजट 2024-25, ये इनका कौन सा बजट है, तो ये इनका 7वां बजट है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25 सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस ऑफ द ट्राइबल community will be improved in which inclusion of the 63,000 village will benefit 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। तो किस स्कीम के द्वारा हम ट्राइबल वुमेंस को बेनिफिट करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो ये स्कीम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, जो ट्राइबल सेंटर्स हैं, उसके बाद कई सारे जो बैंक हैं, है ना, हम पूर्वोदय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट नहीं, ईस्ट के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पर तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे इस स्कीम को फॉर द वीमेन एंड द गर्ल ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। नेक्स्ट, उसके बाद 100 ब्रांच खोली जाएंगी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है। 100 ब्रांच खोली जाएंगी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। ठीक है, पोस्ट पेमेंट बैंक की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, और बाकी आपको पता ही है कई सारे जो बैकवर्ड रीजन है आंध्र प्रदेश के और बाकी सके वहाँ उनको डेवलप किया जाएगा। जैसे मैं बात किया था, ये एक नोड दिया है कौपार्थी नोड। जो कौपार्थी नोड है ये विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल हब है, और उसके बाद एक है और वाकल नोड, ये हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे। तो पहला क्या है, पहला है कौपार्थी नोड, ये है, इसको डेवलप करेंगे, मतलब एक नोड का नाम दे दिया कौपार्थी नोड, इसको डेवलप करेंगे ये विशाखापट्टनम और चेन्नई इंडस्ट्रियल हब में। और उसके बाद दूसरा है और वाकल नोड, ये है आपका हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। इन दोनों को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट द एलोकेशन ऑफ द हाउ मेनी फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज अनाउंस्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए कितना किया गया है, आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ किया गया है, और उसके बाद बिहार के लिए 26,000 करोड़ किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है लिखा हुआ है कि यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इंक्रीज़ कर दी है मुद्रा लोन की लिमिट को। ठीक है ना, पहले ये लिमिट जो थी वो 10 लाख थी, अब इसको इंक्रीज़ कर दी गई है। तो ये कितनी कर दी गई है, तो अब इसको कर दी गई है बेसिकली 20 लाख। मुद्रा लोन के बारे में बात किया जाएगा तो मुद्रा लोन 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक है जैसे मैंने बात किया शिशु, और दूसरा है किशोर, और तीसरा है तरुण। ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में अप टू 50,000 दिया जाता है, फिर उसके बाद किशोर में 50,000 से 5 लाख दिया जाता है। तरुण में पहले ये 5 लाख था, 5 लाख, तरुण में पहले 5 लाख से 10 लाख था, अब ये 10 लाख की लिमिट बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट हाउ मेनी इंडस्ट्रियल पार्क्स वर अनाउंस टू सेटअप, कितने इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने की बात की गई है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 12 इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने की उन्होंने बात की है, और पहले से ही कई सारे इंडस्ट्रियल पार्क यूपी और तमिलनाडु जैसे शहरों में, सिटी में, स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन बजट 2000, इसमें बात किया गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग दी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पहले लिखा हुआ है स्कीम विल प्रोवाइड द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन दी 100 टॉप कंपनीज
टू 1 करोड़ यूथ इन द 5 ईयर। तो ये गलत है, 100 टॉप कंपनीज हैं, ये 500 टॉप कंपनीज हैं। नेक्स्ट इज़ द अलाउंस ऑफ द 5000 पर मंथ अलॉन्ग विद द वन टाइम असिस्टेंस ऑफ द 6000 थ्रू द CSR फंड जो है, यानी कि सेंट्रल जो फंड है उससे दिया जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है, यानी कि हमको 6000 रुपये पर मिलेगा, ठीक है, और थ्रू दी CSR फंड, ठीक है ना, एंड 5000 पर मंथ, ठीक है। और यहाँ पर 500 कंपनियाँ हैं जो टॉप कंटेंट कंपनियाँ हैं, उसमें इंटर्नशिप या वहाँ से स्किल सीखने का मौका मिलेगा, हेंस सेकेंड इज़ दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन द यूनियन बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने बात किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में फोकस ऑन द हाउसिंग, तो बेसिकली बात किया गया है कि कितना जो फंड है उसके लिए अलोकेट किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए करीबन 10 लाख रुपए का जो फंड है वो अलोकेट किया गया है। फिर बात कर रहे हैं कि हाउ मैनी मेगावाट ऑफ द बिटवीन द NTPC एंड द भेल विल सेटअप फुल स्केल कॉमर्शियल प्लांट यूजिंग दी AUSC टेक्नोलॉजी एज पर द यूनियन बजट, ठीक है ना। तो कितनी NTPC और भेल जो है, ठीक है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये क्या है, ये कितना मेगावाट की सेटअप करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली है 800 मेगावाट को सेटअप करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं PM सूर्यघर स्कीम के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट सही है। फाइनेंस मिनिस्टर एक्सटेंडेड द PM सूर्यघर स्कीम फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम टू द 1 करोड़ हाउस होल्ड इंस्टॉल द सोलर रूफ पैनल, ये बिल्कुल सही है। अंडर द स्कीम अ प्रोविजन ऑफ द 300 यूनिट एनुअली विल बी केप्ट, ये गलत है क्योंकि 300 यूनिट तो दे रहे हैं पर एनुअली नहीं दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, ठीक है, ये मंथली दे रहे हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द GDP इज स्पेंड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना परसेंट GDP है, तो 3.4% जो GDP है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करेंगे, नियर अबाउट 11.11 लाख करोड़, यानी कि 11,11,111 करोड़ रुपए, इतना रुपए हम लोग देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। देखा ही आपने, है ना, बेसिकली बिहार को दिया गया 26 और उसको 15 दिया गया है आंध्र को, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। महात्मा गांधी मनरेगा जो स्कीम है उसके लिए 86,000 करोड़ देंगे, और उसके बाद जो भी रिसर्च जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए 1200 करोड़, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए 28 करोड़, और डेवलपमेंट ऑफ द सेमी कंडक्टर एंड डिस्प्ले के लिए 69,000 करोड़। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये बिल्कुल राइट अमाउंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट इज एज पर द बजट ऑफ द 2024-25 टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 48.21 लाख करोड़ है। द गवर्नमेंट एम टू ब्रिंग डाउन द फिजिकल डेफिसिट टू द 4.5% ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो कोई ये जो स्टेटमेंट है ये भी जो है वो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए अगर थोड़ी सी बात किया जाए कि अगर हम बात करें कि टोटल रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की जो टोटल रिसिप्ट है, ठीक है, टोटल रिसिप्ट यानी कितना कितना पैसा आ रहा है अदर देन द बोरोइंग, मतलब बोरोइंग को छोड़ के वो कितना है 32.07 लाख करोड़, ठीक है, इतनी आ रही है। फिर उसके बाद पता चला टोटल गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है, कितना खर्चा करेगी, तो वो करेगी 48.21 लाख करोड़, इतना वो गवर्नमेंट खर्चा करेगी। उसके बाद नेट टैक्स रिसीट यानी कि कितना टैक्स रिसीट उसके पास टैक्स से रिसीट आ रहा है वो आ रहा है 25.83 लाख करोड़। टोटल जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है गवर्नमेंट का, फिजिकल डेफिसिट है 4.9% ऑफ द GDP, 4.9% ऑफ द GDP इतना फिजिकल डेफिसिट है, पर इसको रिड्यूस किया जाएगा 4.5%। नेक्स्ट ये एम किया हुआ है, अभी के लिए 4.9 है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। टोटल एक्सपेंडिचर और बजट कितना है अभी बताया मैंने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 32.07 लाख, हाँ टोटल क्या है टोटल रिसीट हाँ टोटल रिसीट कितना है 32 पॉइंट इतना, ठीक है। और उसके बाद बात किया जाए जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.9% है, हाँ अभी 4.9% है, इसको एम है 4.5% लेके आना 24-25 में। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो गए। 1.52 लाख करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द एग्रीकल्चर एलाइड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का जो चीज़ें होती है पूछी जाती हैं कई बार, तो 1.15 लाख करोड़ जो है एग्रीकल्चरल और एलाइड सेक्टर के लिए एलोकेट किए गए, बिल्कुल सही है। 109 न्यू हाई यील्ड एंड द क्लाइमेट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ द 32 एग्रीकल्चरल एंड द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल बी रिलीज्ड फॉर द फार्मर्स इन द कल्टिवेशन, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर, सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन बेसिकली कितना परसेंट है GDP का। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन ओके जो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन जो होता है वो उसमें बात करते हैं नॉन फ्यूल और फूड और फ्यूल, मतलब जो इन्फ्लेशन होता है उस इन्फ्लेशन में हम फूड और फ्यूल को नहीं करते हैं,
इंक्लूड। तो ये आपको पता है फ्यूल जो होता है, फूड जो होता है ना, कितना खर्चा होता है उसमें। अगर इस बार की जो हमने जो सब्सिडी भी दे रहे हैं, उस सब्सिडी में अगर बात की, जैसे सबसे ज़्यादा सब्सिडी फूड में दे रहे हैं, उसके बाद फर्टिलाइज़र में दे रहे हैं, उसके बाद फ्यूल में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो उस हिसाब से अगर बात की जाए कोर इन्फ्लेशन कितना है, कोर इन्फ्लेशन जो है वो हमारा 3.1% है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जैसे मैंने बताया था गया में अंडर द पूर्वोदय योजना। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और बिहार को कितना दिया गया, 26,000 करोड़ रुपए बिहार को दिया गया है, 15,000 करोड़ रुपए आंध्र को दिया गया है। ठीक है ना। विच एरिया इज़ इंक्लूडेड इन दी विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो उसके लिए जो एरिया है वो है आपका कोपरती, ये एरिया है कोपरती। और ये जो एरिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और ये ओरवकल जो एरिया, मैंने अभी आपको जो वीडियो है ना, आप वीडियो में देखिएगा डिटेल में जो मैंने समझाया उसमें सब बताया मैंने। तो ओरवकल जो एरिया है यहाँ पर बात किया गया है आपकी हैदराबाद और बेंगलोर। ठीक है, हैदराबाद और बेंगलोर इसको लिंक करने के लिए बात किया गया है इस ओरवकल एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए, और बाकी बताया मैंने आपको 15,000 करोड़ रुपये दिया गया है, 15,000 करोड़ रुपये दिया गया है आंध्र को। ठीक है, नेक्स्ट बात कर देंगे टर्नओवर लिमिट ऑफ द मैंडेटरी पार्टिसिपेशन इन द ट्रेड हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम हाउ मेनी करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा याद रखिएगा कि टर्नओवर जो भी टर्नओवर लिमिट है उसको कितना रिड्यूस किया हुआ है। सो इट इज़ द फ्रॉम 500 करोड़ टू 250 करोड़, 500 करोड़ टू 250 करोड़ इसको रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ मेनी फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द कोशी मेची इंटर स्टेट लिंक प्रोजेक्ट। तो इसके लिए कितना है, 11,500 करोड़ रुपये दिया जाएगा। ठीक है ना, इन द स्टेट ऑफ द बिहार। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इज दी विच स्टेट विल बी प्रोवाइडेड असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल मॉन्यूमेंट क्राफ्ट्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द नेचुरल लैंडस्केप एंड द एंशिएंट बीच। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा को बेसिकली क्या है, उड़ीसा को हम दे रहे हैं क्या, हम उसके जो भी नेचुरल लैंडस्केप है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मॉन्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर करने के लिए हम बताएं पूर्वोदय में हम बात कर रहे हैं ना, पूर्व की स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस सेक्टर के बारे में बात किया जाए, स्पेस सेक्टर को हम 5 गुना करने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट 10 ईयर में। नेक्स्ट 10 ईयर में 5 गुना है ना, 1,000 करोड़ रुपए और भी जितना हम देंगे नेक्स्ट 10 ईयर में 5 गुना करने की हम स्पेस को बात कर रहे हैं। ठीक है ना। बात किया जाए कि मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर कितना % जो है कस्टम ड्यूटी लगेगा, तो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर करीबन 15% की कस्टम ड्यूटी लगेगी, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कि कस्टम ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर पे कितनी है। गोल्ड और सिल्वर पे 6% है, 6.4% जो है वो प्लैटिनम पे है। प्लैटिनम पे जो है वो 6.4% है, और गोल्ड और सिल्वर पे जो कितना है वो है 6%। गोल्ड और सिल्वर पे 6% है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं कि कस्टम ड्यूटी ऑन द अमोनिया नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में कितनी % कस्टम ड्यूटी है। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट में नियर अबाउट 10% की कस्टम ड्यूटी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोगों ने कौन से टैक्स को अबोलिश कर दिया है, किस टैक्स को हमने अबोलिश कर दिया है। तो एंजल टैक्स को अबोलिश कर दिया। एंजल टैक्स क्या होता था, जो बाहर का कोई भी जो इन्वेस्टर है वो जो इन्वेस्ट करता था इंडिया में, तो उसमें एंजल टैक्स लगता था, तो उसको हमने ख़त्म कर दिया ताकि हम लोग FDI FPI और उसके FII इसको सबको प्रमोट कर सकें। फिर बात करते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है कितना हमने कम कर दिया उसको। कॉर्पोरेट टैक्स पहले 40% था, उसको घटा के हमने 35% कर दिया। बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंक्रीज इन दी कंट्रीब्यूशन मेड बाय दी एम्प्लॉय इन दी NPS, व्हाट % ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी टू द 14%। तो NPS के अगर बारे में बात किया जाए कितना, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ ठीक है, NPS के बारे में बात किया जाए तो ये करीबन 10% कर दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द बजट इट इज़ प्रपोज टू इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय इन द NPS, यानी NPS में कंट्रीब्यूशन फ्रॉम व्हाट % ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी टू 14%, यानी कि 10% एम्प्लॉय की अगर सैलरी उससे इंक्रीज़ करके उसको 40% अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें NPS में, न्यू पेंशन स्कीम में। ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है अंडर द न्यू टैक्स सिस्टम व्हाट इज़ द प्रपोज टैक्स ऑन द इनकम 3 से 5 लाख, 3 से 7 लाख। 3 से जो 7 लाख होता है, देखो 0 से 3 लाख जो होता है वो फ्री होता है। ठीक है, और उसके बाद 3 से 7 लाख है अगर आपकी, तो 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म गेन फाइनेंशियल एसेट्स अट्रैक्टेड 20% ऑफ टैक्स टैक्स, बिल्कुल सही है। शॉर्ट टर्म में आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में जो टैक्स है वो 12.5% का कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरी चीज़ है इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ द एग्जम्पशन ऑफ द कैपिटल गेन एंड द फाइनेंशियल एसेट्स इज टू 1.5 लाख। ये गलत है। ये जो इंक्रीज इन द एग्जम्पशन ऑफ द कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म जो गेन टैक्स है उसमें 1.25 लाख तक की बात की गई है, तो इसलिए थर्ड गलत है, 1 2 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
यहाँ पर बात किया गया है द लार्ज शेयर ऑफ द गवर्नमेंट इनकम कम्स फ्रॉम दी बोरोइंग एंड द अदर लाइबिलिटी। बिल्कुल सही है, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट का जो शेयर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी से आ रहा है। फिर बात किया जाए कि लार्जेस्ट स्पेंडिंग गवर्नमेंट की कहाँ हो रही है, पेमेंट में। नहीं, लार्जेस्ट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पेमेंट में नहीं हो रही है, लार्जेस्ट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या हो रही है, जो स्टेट को हम टैक्स दे रहे हैं, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स होता है, उसमें करीबन 21% का हो रहा है। जो कि मैं आपको दिखाता हूँ फोटो से आप चीज़ सब समझ जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये देखिए, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर, यहाँ पर देखिए कि करीबन ये देखिए यहाँ पर 21%, ये इस जगह पे देखेंगे आप, तो जो गवर्नमेंट का जो मैक्सिमम जो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, जो मैक्सिमम खर्चा हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 21% का खर्चा हो रहा है। कहाँ पर ये हो रहा है कि शेयर जो ड्यूटी दे रहा है। और अगर बात की जाए कि इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रही है, ठीक है, तो इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रही है, इनकम सबसे ज़्यादा जो बोरोइंग कर रहा है गवर्नमेंट वहाँ से हो रही है, लाइबिलिटी जो बाहर गवर्नमेंट मार्केट से उठा रहा है पैसा, ठीक है। तो इसलिए हमारा हमारा पहला वाला तो ऑप्शन सही है 27%, पर दूसरा गलत है, वो 21% होगा स्टेटस से, ठीक है। तो हमारा इसलिए हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, ए हमारा सही है, ठीक है। तो हमारा बस सही हो गया, ठीक है। स्टडी का था PDF, मैं उसमें हैशटैग उठा दूंगा ताकि कॉपीराइट आए। तो ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक अ गुड बाय, थैंक यू। दिस इज मोहित तिवारी फ्रॉम द विजार्ड आईएएस। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।